हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। खाली समय में क्या करती थी दिव्या? मैं खाली समय में सोती थी। मीडियम डजंट मैटर। हिंदी मीडियम से हैं, उनको इंग्लिश से दूर नहीं भागना चाहिए। मम्मी का बेसिकली मैं उनको देख के मोटिवेट होती थी कि मुझे ऐसा लगता था कि शायद उनके लिए मुझे करना है ये सब। आंसर राइटिंग तब होनी तो चाहिए जब आपके पास इतनी नॉलेज है कि आप लिख सकें। ऐसा है कि आपकी लैंग्वेज एक स्टैंडर्ड की होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि जो आप मतलब बात कर रहे हैं जिस लैंग्वेज में वो ही लिख दें। कोचिंग जरूरी है, आपको अपने आप पे भरोसा रखना है और बस मेहनत करनी है। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी। निदा फाजली साहब की ये पंक्तियां बहुत सटीक बैठती हैं नो योर टॉपर की इस सीरीज में आज की हमारी गेस्ट पर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राघवेंद्र शर्मा है और 2021 में हुई सिविल सेवा परीक्षा में मैंने 340वीं रैंक प्राप्त की है और मुझे इंडियन पुलिस सर्विस यानी IPS अलॉट हुआ है। नो योर टॉपर सीरीज में आज हमारी जो गेस्ट है, मुझे लगता है उनको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, बट शी इज़ दिव्या तंवर और हिंदी मीडियम से टॉपर हैं। थैंक यू दिव्या आने के लिए। ऑल्दो मैंने जैसे कहा कि आपको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैं चाहूँगा कि आप एक बार शॉर्ट में अपने बारे में थोड़ा बताइए। मेरा नाम दिव्या तंवर है। मैंने UPSC के 2021 में 438 रैंक हासिल की है और मैं हरियाणा के महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के निम्बी गांव से बिलोंग करती हूँ। और मैंने अपनी स्कूलिंग के बाद अपनी ग्रेजुएशन अपने डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज से की है और उसके बाद मैंने अपनी UPSC की प्रिपरेशन स्टार्ट की और फर्स्ट अटेम्प्ट में आई गोट IPS। सो दिव्या, पहला सवाल यही कि UPSC के बारे में सोचा कहाँ से, क्योंकि हरियाणा में शायद अभी तक उतना क्रेज़ नहीं है जैसा हम अदर नॉर्दर्न स्टेट्स में देखते हैं, तो ये UPSC का आइडिया आपके मन में कहाँ से आया? मतलब UPSC का मैंने अपने ग्रेजुएशन के टाइम सोचा था और ग्रेजुएशन में ही मैंने मतलब YouTube पे जो टॉपर्स होते हैं उनको देखा और मतलब वहीं से मुझे लगा कि एक बार मतलब UPSC ट्राई करना चाहिए और उसके बाद आफ्टर माई ग्रेजुएशन मैंने मतलब एकदम स्टार्ट कर दिया था। और जैसे कि हम जानते हैं आपने तैयारी ज़्यादातर घर से ही की है। यस। तो दिव्या, कितनी मुश्किलें आई कि आप घर से अपने एक छोटे से कमरे में बंद होकर के आप तैयारी कर रहे हैं, आपके पास वो एक्सपोजर नहीं है जो यूजुअली सिटी में मिलता है। जी। तो कैसा था वो, कितनी मुश्किलें आई? मतलब हम ये तो नहीं कह सकते एकदम कि मुश्किलें ही उनको कहेंगे, मतलब मैं इंजॉय करती थी अपनी पढ़ाई। मुझे ऐसा नहीं लगा कि बहुत ही मुश्किल है, लेकिन थोड़ा सा बस ये होता है कि आपके पास सोर्सेस कम हो सकते हैं। जैसे गांव में मैगजीन आपको अवेलेबल नहीं हो पाएंगी या फिर टेस्ट सीरीज, मतलब आप जो टेस्ट लिखेंगे उनको इवेल्युएशन के लिए कोई आपको नहीं मिल पाएगा। लेकिन मैं ऑनलाइन मतलब ये चीज़ें अरेंज कर लेती थी, जैसे इवेल्युएशन हो या फिर मैगजीन्स हो। तो दिव्या, जैसे UPSC के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये धारणा बनी हुई है कि अगर तैयारी करनी है तो तुम्हें दिल्ली जाना पड़ेगा, मुखर्जी नगर या ORN में रहना पड़ेगा, इसके बिना तैयारी नहीं हो पाती। तो आपकी क्या राय है उस पर? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आप अगर दिल्ली आएंगे तो ये आपका सिलेक्शन होगा। बस आपको मेहनत करनी है, अच्छे से पढ़ना है। तो मुझे लगता है वो आप घर पे रह के भी पढ़ सकते हैं और मतलब अगर आप कंफर्टेबल हैं तो दिल्ली रह के पढ़ सकते हैं। और आपने कोई कोचिंग भी नहीं की थी, आपने सेल्फ स्टडी की है? जी। तो दिव्या, अगेन कोचिंग को लेकर के आपका क्या ओपिनियन है? क्योंकि ये अगेन लगता है लोगों को कि अगर हम कोचिंग नहीं कर पाएंगे तो शायद हम डिसएडवांटेज पे रहेंगे। हमारे साथ जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो कोचिंग कर रहे हैं, उनको सारी मतलब कोचिंग मटेरियल एंड एवरीथिंग मिल रहा है। तो आपको क्या लगता है कोचिंग का क्या रोल रहता है, कितना इंपॉर्टेंट है? मुझे ऐसा लगता है कि कोचिंग मस्ट तो नहीं है। मतलब ऐसे बहुत से टॉपर्स मैंने खुद देखे हैं, मतलब जो मेरे बैच के भी हैं या पहले भी, जिन्होंने विदाउट एनी कोचिंग मतलब सेलेक्ट हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है बस कोचिंग से आपको ये फ़ायदा हो सकता है कि गाइडेंस मिल जाती है प्रॉपर, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोचिंग ज़रूरी है। आपको अपने आप पे भरोसा रखना है और बस मेहनत करनी है। तो मुझे लगता है वो विदाउट कोचिंग भी बिल्कुल किया जा सकता है। यस। करेक्ट। अक्सर लोग ऐसा कहते हैं कि जो बोलते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया, झूठ बोलते हैं। तैयारी लोग 4-4 साल से कर रहे होते हैं। तो आपने कब से तैयारी शुरू की थी? मैंने अपने ग्रेजुएशन के जस्ट बाद स्टार्ट कर दिया था। मतलब शायद जून में मेरा मतलब एग्जाम्स थे फाइनल ईयर के और उसके बाद जुलाई से मैंने शुरू कर दिया था अपने प्रिपरेशन और उसके बाद लगभग 1 ईयर के बाद प्रीलिम्स था और उसके बाद मतलब इस जर्नी में लगभग हाफ ईयर लग जाता है। जैसे पहले आपका प्रीलिम्स होता है, देन मेंस होता है। तो मतलब बेसिकली आपने 1 साल की ही तैयारी की है, तो मतलब 1 साल में किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप झूठ बोल रही हो और आपने हमेशा से तैयारी करके रखी। ठीक है। और जैसा आप हिंदी मीडियम से टॉपर हैं तो ये देखा जाता है, मतलब अगर आप स्टैटिस्टिक्स भी देखें तो ऐसा है कि
हिंदी मीडियम से बहुत कम लोग सिलेक्ट हो रहे हैं। इनफैक्ट 2010 के बाद से ऐसा देखा जा रहा है कि जो टॉपर्स या हिंदी मीडियम से जो सिलेक्शन है वो कम होता जा रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे? मैं ये कहूँगी कि देखिए यूपीएससी के लेवल पे कोई बायसनेस तो नहीं होती होगी, मतलब कि मीडियम को लेके कि आप हिंदी मीडियम से इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं होता है। लेकिन बस थोड़ा सा ये है कि हो सकता है कि हिंदी मीडियम में थोड़े सोर्सेज कम होते हैं, जैसे कंटेंट के लेवल पे आपके पास साइट्स आपके पास थोड़ी कम होंगी। तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि हिंदी मीडियम वाले थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट कर सकते हैं, मतलब जहाँ हमको अच्छे सोर्सेज इंग्लिश मीडियम में मिल रहे हैं वो हम फॉलो कर सकते हैं। मतलब तो सिलेक्शन कम होने की वजह शायद हो सकता है कि हमारी मेहनत में कमी रही हो। Correct. लेकिन यूपीएससी के लेवल पे ऐसी बायसनेस तो मुझे नहीं लगती। मतलब सिर्फ मीडियम आप सिलेक्शन ना होने का कारण नहीं है। बिल्कुल, अगर आप पूरी मेहनत करेंगे तो, और इस बार तो बहुत अच्छी रैंक भी आई है हिंदी मीडियम से, सिलेक्शंस भी हुए हैं। मतलब वही बात कि ऐसा भी देखा जाता है, मैं इनफैक्ट कुछ लोगों को जानता हूँ जो हिंदी मीडियम से हैं, बट वो कहीं ना कहीं उनका सिलेक्शन नहीं होता है, और वो उनको हमेशा ये लगता है कि ये मीडियम की वजह से नहीं हो रहा है। तो उनको सबसे बड़ा ये लगता है कि हम हिंदी से इंग्लिश चेंज कर ले। कई ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने पढ़ाई हिंदी में की है, बट वो चाहते हैं कि हम इंग्लिश में चेंज करके इंग्लिश में पेपर दें। मतलब जिस लैंग्वेज में आप एकदम कंफर्टेबल हैं, जिस लैंग्वेज में आपको लगता है कि आप अच्छे से मतलब अपने आंसर्स को एक्सप्लेन कर पाएंगे, आपको वो चूज करना चाहिए। मैं मतलब मीडियम डजंट मैटर मच की, मतलब इससे फर्क पड़ेगा कि आपके पास कौन सा मीडियम है। और इस बार का रिजल्ट देख के शायद मुझे लगता है ये परसेप्शन चेंज होना जाना चाहिए कि सिर्फ मीडियम वजह होता है सिलेक्शन ना होने का। करेक्ट। सो करीब इस बार टॉप 110 में तीन चार लोग हैं। टॉप 20 में भी 2 लोग हैं शायद। अब स्टेजेस के हिसाब से चलते हैं प्रिपरेशन की। जैसे पहला स्टेज प्रीलिम्स का होता है, तो प्रीलिम्स में भी अगर हम हिंदी मीडियम स्पेसिफिक बात करें तो एक सीसेट जो होता है वो बहुत बड़ा एक हेडेक होता है हिंदी मीडियम वालों के लिए। और हमने देखा कि जब सीसेट आया था तो काफी प्रोटेस्ट भी हुए थे। अब सीसेट क्वालिफाइंग है, बट स्टिल एक कहीं ना कहीं हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स के दिमाग में रहता है कि वो कहीं ना कहीं सीसेट की वजह से पीछे रह जाए। मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं उनको इंग्लिश से दूर नहीं भागना चाहिए, क्योंकि सीसेट में आपके पास इंग्लिश आता है, मैथ्स आता है, रीजनिंग आता है। तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो मुझे लगता है वो एक बेनिफिट हो जाता है सीसेट में। और सीसेट के लिए एक ही मतलब इसका सोल्यूशन है कि आप बार बार प्रैक्टिस करें, मतलब प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उनको अच्छे से करें। मतलब आप हेल्प ले सकते हैं सीसेट के लिए। चूँकि मेरा मैथ्स बैकग्राउंड रहा है और मेरी पढ़ाई भी इंग्लिश मीडियम से रही है, तो शायद मैं उतना कंफर्टेबल नहीं हूँ कि उनको बता पाऊँ कि क्या एक्स्ट्रा एफर्ट करना चाहिए। लेकिन मुझे यही लगता है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, अच्छे से कुछ हेल्प ले लीजिए, बार बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो उसी सेट हो जाएगा। तो बेसिकली मतलब ऐसा है कि आपको हिंदी मीडियम से हैं फिर भी आपको इंग्लिश से भागना नहीं है। जी बिल्कुल। आपको इंग्लिश में जहाँ पे रिसोर्सेज मिल रहे हैं उसको इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश कीजिए और सीसेट की प्रैक्टिस करनी चाहिए। और एक और चीज़ मैंने देखी कई बार कि हिंदी मीडियम में जो इंग्लिश का ट्रांसलेशन होता है वो कई बार थोड़ा अटपटा हो जाता है। ऐसा कभी हुआ है? बिल्कुल होता है थोड़ा सा, वो यूपीएससी में भी 1-2 क्वेश्चंस में होता है। लेकिन मैंने वही बोला ना, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप एक बार इंग्लिश वाला भी रीड कर लेंगे। जैसे एस्से में हम पढ़ते हैं तो हिंदी तो पढ़ते हैं, साथ साथ इंग्लिश भी पढ़ लेते हैं ताकि वो अच्छे से समझ में आ जाए कि पूछना क्या चाह रहा है। तो लेकिन इस मतलब अब तो यूपीएससी भी इस चीज़ को मानने लगी और ट्रांसलेशन इस बार तो ठीक था, मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। और जैसे न्यूज़पेपर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी प्रिपरेशन का, और हम ये देखते हैं कि जैसे इंग्लिश में हमारे पास द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस है जिसका कंटेंट टॉप नॉच होता है और यूपीएससी के लिए काफ़ी अच्छा होता है। बट हिंदी में शायद वैसे न्यूज़पेपर्स उतने नहीं हैं। तो आप कौन सा पढ़ती थी? मैं द हिंदू पढ़ती थी। अच्छा। मुझे भी ऐसा लगता है कि हिंदी में शायद उतना एनालिटिकल नहीं होता है जितना इंग्लिश में होता है। तो कोशिश करनी चाहिए हर मतलब हिंदी मीडियम एस्पायरेंट को कि एक बार इंग्लिश का न्यूज़पेपर देख ले, कम से कम उसका एनालिसिस देख ले। अगर प्रॉपर पढ़ नहीं पाता है तो आप यूट्यूब पे जाके किसी का भी एनालिसिस देख लो, तो उस 1 घंटे में आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली मतलब आपको ऐसा नहीं है कि द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस बिल्कुल आप कर ही नहीं सकते। जी बिल्कुल, ऐसी सोच के साथ नहीं चलना है। कोशिश कीजिए डिक्शनरी लेके बैठिए। हाँ बिल्कुल आपके लिए थोड़ी मुश्किल होगी ज्यादा, लेकिन अब आपको सिलेक्शन लेना है तो वो एक्स्ट्रा एफर्ट करना ही पड़ेगा। तो अभी प्रीलिम्स की बात हो गई और मुझे लगता है मेंस की बात करते हैं। तो सबसे पहला ये सवाल होता है कि आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट करनी चाहिए? तो आपने कब से स्टार्ट की थी? मैंने ऑप्शनल की आंसर राइटिंग तो पहले ही शुरू कर दी थी। पहले यानी कि प्रीलिम्स से पहले मतलब लगभग मैं लिख लेती थी हर पार्ट जो भी मतलब ऑप्शनल के पेपर के होते हैं। तो लेकिन जीएस के लिए मैंने बहुत थोड़ी कम की थी, मतलब एस्से तो मैंने शायद लिखा ही नहीं प्रीलिम्स से पहले, लेकिन प्रीलिम्स के बाद मैंने 10-12 एस्से लिखे अच्छे से, मतलब इवेलुएट भी करवाए।
और मतलब एकदम सीरियस वाली जो आंसर राइटिंग होती है वो मैंने प्रीलिम्स के बाद ही बेसिकली शुरू की थी, लेकिन प्रीलिम्स से पहले मेरा सिलेबस सारा हो गया था, मैं एकदम तैयार थी कि हाँ अब आंसर राइटिंग शुरू करनी है। तो मतलब ये एक ज़रूरी बात है, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारे एस्पिरेंट जो भी शुरू कर रहे हैं तैयारी, और उनका सबसे बड़ा डाउट होता है सर आंसर राइटिंग कब से करना है। आंसर राइटिंग तब होनी तो चाहिए जब आपके पास इतनी नॉलेज है कि आप लिख सकें। करेक्ट, डे वन से नहीं कर सकते। जी जी, डे वन से आप नहीं कर सकते हैं। और मेंस की बात करते हैं तो मेंस में दिव्या एक जो इंग्लिश का कंपलसरी पेपर होता है उसको आपको क्वालिफाई करना होता है, उसमें भी हम देखते हैं कि कई बार हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को मुसीबतें फेस करनी पड़ती हैं। तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी उस इंग्लिश मीडियम के पेपर के लिए? मतलब एक तो वो क्वालिफाइंग ही होता है सिर्फ, तो मुझे लगता है इतना उसका बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसमें एक ऐसे आता है, आप ऐसे अच्छे से हैंडल करिए। मतलब आप पेपर देने जा रहे हैं यूपीएससी में, उससे पहले आप 2-3 पेपर लिख के देख लीजिए, मतलब पूरे टाइम बाउंड मैनर में, कि ताकि आपको वहाँ जाके एकदम ऐसा हेजिटेशन ना हो कि पहली बार लिख रहे हैं। तो बस इंग्लिश कंपलसरी के लिए आप ये करिए कि ग्रामर थोड़ा देख लीजिए, बस जो भी ग्रामर वाला पोर्शन होता है, और आप अच्छे से मतलब 2-4 पेपर लिख लीजिए, ताकि वहाँ जाके ऐसा ना लगे कि एकदम नया नया है। वही प्रीवियस ईयर के थोड़े पेपर सॉल्व करके जाइए और ऐसे पे ध्यान दीजिए। आपका ऑप्शनल हिंदी था दिव्या, तो थोड़ा सा हिंदी ऑप्शनल के बारे में बताइए, आपने तैयारी कैसे की? बुक्स, अगर बुक आपके कुछ बुक सोर्सेज हो, कौन सी बुक्स आपने रेफर की? हिंदी लिटरेचर के लिए बेसिकली विकास सर के नोट्स, मतलब वो ही है मार्केट में, मतलब मुझे जो लगता है, मैंने भी वो ही पढ़े थे, तो सर के नोट्स मोर देन इनफ हैं। आप बस नोट्स पढ़ लीजिए और मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखिए सारे, एक बार उनको सोल्व कर, मतलब लिख के देख लीजिए। तो मुझे लगता है ऑप्शनल के लिए टेस्ट सीरीज तो लगानी है, वो तो मस्ट है। आंसर राइटिंग तो यस यस। हिंदी माध्यम में अगर आप आंसर लिखते हैं तो शब्दावली कितना मैटर करती है? क्या बड़े बड़े भारी शब्द लिखने चाहिए या उनसे फायदा मिलता है क्या? मतलब ऐसा है कि आपकी लैंग्वेज एक स्टैंडर्ड की होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि जो आप मतलब बात कर रहे हैं जिस लैंग्वेज में वो ही लिख दें। तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा आपकी लैंग्वेज स्टैंडर्ड होनी चाहिए, मतलब जो न्यूज़पेपर्स में आती है, हिंदी वाले न्यूज़पेपर्स में, या जो अच्छे नॉवेल्स में होती है, मतलब थोड़े ऐसे वर्ड होने चाहिए जो क्लासिक लगे, मतलब। तो इस पे काम किया जा सकता है, वो तो मतलब ड्यूरिंग प्रिपरेशन ही आप पढ़िए और जहाँ भी पढ़ रहे हैं आप वहाँ से शब्द उठाइए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो फाइनल स्टेज की बात करते हैं अब, इंटरव्यू की बात। और इंटरव्यू में भी लेकर के लोगों का अक्सर ये डाउट रहता है कि यार तुम हिंदी में जाके बोलोगे, वो लोग इम्प्रेस नहीं होंगे और वो आपको अच्छे से नहीं देखेंगे, अच्छे लाइट में नहीं देखेंगे, और हिंदी बोलने वालों को नंबर अच्छा नहीं देते इंटरव्यू वाले। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि नंबर अच्छे नहीं मिलते हैं, नंबर तो आपके भी अच्छे नंबर हैं काफी। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि वही बात कि आपका मीडियम कौन सा है ये मैटर नहीं करता है, बस आप अपना कॉन्फिडेंस के साथ उनको जो भी आप जवाब दे रहे हैं उनको समझ में आ जाए और आप सही जवाब दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो आपका कॉन्फिडेंस, आपकी पर्सनैलिटी जज करेंगे, ये जज नहीं करेंगे कि आपका कौन सा मीडियम। आपने हिंदी में ही दिया था? हाँ, मैंने हिंदी में दिया था। आपको किसी पॉइंट पे ऐसा लगा कि आप असहज हैं या वो सवाल इंग्लिश में पूछ रहे हैं? हाँ, सवाल तो इंग्लिश में ही पूछे थे। वो इंग्लिश में ही पूछे थे? यस। तो कहीं आपको लगता नहीं कि थोड़ा वो आपके लिए मुश्किल था? नहीं, एक्चुअली मेरी इंग्लिश ठीक थी, तो मतलब मैम ने बोला था ट्रांसलेटर के लिए कि, लेकिन मैंने मना कर दिया था। तो मैम ने बोला था कि हम इंग्लिश में पूछेंगे, लेकिन आप जिसमें कंफर्टेबल हैं उसमें। तो मैंने भी मिक्स बोला था कि मैम को समझ में आ जाए अच्छे से और मतलब ठीक लगे, मतलब। तो बेसिकली आपको यूपीएससी ऑप्शन देता है कि अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं, इंग्लिश में नहीं है, और आप चाहते हैं कि क्वेश्चंस भी ट्रांसलेट हो, यस, तो आप उसके लिए ट्रांसलेटर बुला सकते हैं। तो ये रही स्ट्रेटजी की बात दिव्या। अब बात करते हैं आपके स्टारडम पे। तो मुझे लगता है कि हमारे इस बैच से, एटलीस्ट आईपीएस बैच से, आई थिंक द मोस्ट फेमस पर्सनैलिटी इज दिव्या तंवर। तो आपको कैसा लगता है? मतलब ये है कि ऐसे तो सबको ही अच्छा लगता है, और सिलेक्शन के बाद मुझे लगता है सबको स्टारडम मिलता है, ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर। हम आपके बहुत पीछे हैं। ऐसा तो नहीं है, लेकिन वो ठीक है, वो शुरू में ठीक लगता है, उसके बाद थोड़ा सा हो जाता है कि आप कहीं भी जा रहे हैं, किसी से भी मिल रहे हैं, हर जगह लोग, तो थोड़ा सा लगता है बस। कितनी सेल्फीज दे दी अभी तक दिव्या? अब गिनती तो नहीं की। अच्छा, चलिए, एक रैपिड फायर राउंड है हमारा, ठीक है? तो उसमें मैं आपसे सवाल पूछूंगा और आपको कम शब्दों में जवाब देना। तो पहला सवाल ये है कि एक कोई सलाह जो आप 2 साल यंगर दिव्या को देना चाहेंगी, जो अभी तैयारी शुरू कर रही है 2021 में, 2020 में। मैं यही सलाह दूंगी कि अपने आप पे भरोसा रखो, हो जाएगा। तो ये सलाह मतलब कहीं से तो निकल के आ रहा है, तो कहीं ऐसा था कि आपके तैयारी के दौरान काफी सेल्फ डाउट होता था? हाँ, मतलब वो होता ही है, मुझे लगता है हर मतलब स्टूडेंट को होता होगा शायद। एक वो स्टेज आता है जब आपको डिमोटिवेटेड फील होता है कि
शायद सब कर रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे। तो मुझे लगता है कि उससे घबराना नहीं है, मतलब आप अपने आप पे भरोसा रखिए, अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए। करेक्ट। सो हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क? मिक्सचर। ओके, स्मार्ट आंसर। अगर दिव्या तंवर की लाइफ पे एक मूवी बनती है तो आप क्या चाहेंगे? नहीं, कौन सी एक्ट्रेस? ऐसा तो नहीं होगा। मतलब चलिए, आप अगर बनती है तो आप किस एक्ट्रेस को चाहेंगी कि वो आपका रोल प्ले करे? रश्मिका मंदाना। अरे वाह, क्या बात है, मैं जरूर देखूंगा। और अगर आप समय में वापस जा सके तो कोई एक ऐसी चीज अपनी प्रिपरेशन में जो आप बदलना चाहेंगी? मतलब इसके लिए मुझे लगता है कि शायद थोड़ा और मेहनत, थोड़ा सोने का टाइम कम करके और थोड़ा और मेहनत। तो दिव्या तंवर ज्यादा सोती हैं? यस। ठीक है। कोई 3 हैबिट्स जो आपको लगता है एक या हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट में जरूर होनी चाहिए? 3 हैबिट्स। कंसिस्टेंसी, कि आप रेगुलर पढ़ रहे हैं, और हार्ड वर्क और ऑनेस्टी। ठीक है, तो ये था हमारा रैपिड फायर राउंड। अभी सवालों का सिलसिला जारी रखते हुए एक सवाल जो मुझे लगता है हर आपके चाहने वाले और आपके जो एस्पिरेंट्स जो आपको एडमायर यू जानना चाहेंगे कि दिव्या तंवर ने पढ़ाई अच्छी थी, सिलेक्शन ले लिया, बहुत बढ़िया, पर खाली समय में क्या करती थी दिव्या? मैं खाली समय में सोती थी। अच्छा, सोना मतलब आपकी हॉबी है? यस यस। ठीक है। और ब्रेक्स कितने ऑफन लेते थे पढ़ाई में, अगर दिन में आप पढ़ाई कर रहे हो? जैसे आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो उसके बाद आप 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, कुछ कॉमेडी देख सकते हैं। मैं कॉमेडी नाइट्स देखती थी। अच्छा, यस कॉमेडी नाइट्स विद कपिल। यस यस। बीच बीच में ब्रेक्स लेते रहना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। इस बारे में बात करेंगे दिव्या कि आप एक बहुत साधारण से परिवार से आते हैं। जी जी। आपके पिताजी का निधन 2011 में हुआ, जी जी। और उसके बाद आपकी माताजी ने ही आपको पाला है बेसिकली, और आपकी तैयारी में। तो माताजी का क्या रोल रहा है, अगर आप थोड़ा बहुत उसके बारे में बताएंगे तो? मतलब मम्मी का बेसिकली मैं उनको देख के मोटिवेट होती थी कि मुझे ऐसा लगता था कि शायद उनके लिए मुझे करना है ये सब। तो बेसिकली बस मैं अपने मोटिवेशन के लिए, मुझे लगता है मम्मी एकमात्र थी कि मतलब मैं वहाँ से मोटिवेशन लेती थी। और उनका मतलब सहयोग तो रहा ही है। जैसे मैं पढ़ती थी तो मुझे घर का कुछ काम नहीं करना होता था, मुझे सिर्फ पढ़ना होता था। तो ये जो सहयोग, मतलब इमोशनल भी, और वो आपको वैसे भी सहयोग कर रही है कि मतलब आप पढ़ाई करिए सिर्फ, तो मुझे लगता है बहुत बड़ा फैक्टर है मेरी सफलता में। और दिव्या, जैसे आप बहुत एक हम्बल बैकग्राउंड से आती हैं, रिसोर्सेज की भी कमी थी। जी जी। राइट? बहुत सारे लोग जो आपके बैकग्राउंड से, आपके जैसे बैकग्राउंड से आते हैं, वो शायद दिल्ली नहीं जा सकते, कोचिंग नहीं ले सकते, है ना? तो उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा कि आपने इन सारे इस बैकग्राउंड की वजह के बावजूद भी आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन लिया है? मुझे बस यही लगता है कि देखिए, आप अपने पेरेंट्स को ये फील करवाइए कि आप उनके लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो रिसोर्सेज, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं ऑनेस्टली, ईमानदारी से, तो सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। तो इसलिए चाहे बैकग्राउंड कैसा भी हो, आप बस मेहनत करिए, अपने आप पे भरोसा रखिए। तैयारी के दौरान बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। जी जी। तो आप उन डिस्ट्रैक्शन से कैसे डील करती थी? मैं जब तैयारी कर रही थी उस टाइम मैं सोशल मीडिया से थोड़ा दूर थी, मतलब सिर्फ यूट्यूब चलाती थी मैं। और यूट्यूब में भी मतलब जो आपके लिए हेल्पफुल हैं, जो चीज़ें जो यूपीएससी की प्रिपरेशन में आपको हेल्प कर रही हैं, तो मैं वही सब देखती थी। तो मुझे लगता है सोशल मीडिया से अगर आप 1-1.5 साल दूर रहेंगे, मतलब इतना कि वो आपको पढ़ाई को डिस्टर्ब ना कर पाए, तो मुझे लगता है वो आपकी तैयारियों के लिए बेहतर होगा। और आपने यूट्यूब मेंशन किया, तो कुछ ऐसे हिंदी मीडियम के लिए स्पेसिफिक आप कोई यूट्यूब चैनल्स ऐसे हैं जिसने आपको मदद की, जो आप सजेस्ट करना चाहेंगी, जो हिंदी मीडियम के लिए हो? नहीं, ऐसे स्पेसिफिक तो नहीं कुछ, लेकिन जो आपको बेटर लगे, मतलब आप एक बार देख लीजिए। हिंदू एनालिसिस के लिए जो हिंदी में मतलब एनालाइज करवाते हैं, तो आप जिसका आपको बेटर लगे आप वो देख लीजिए। ठीक है दिव्या, और फाइनली मैं आपसे चाहूँगा कि आप जो भी एस्पिरेंट्स आपको देख रहे हैं उनको कोई मैसेज देना चाहें। मैं बस वही, जो अभी आपने पूछा कि कोई भी जो यूपीएससी में सेलेक्ट होना चाहता है उसके पास 3 स्ट्रेंथ तो होनी चाहिए, मतलब ऐसी क्वालिटीज़ कि आप लगातार अपनी पढ़ाई करें, ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करें, अपने लिए ईमानदार रहें, अपने पेरेंट्स के लिए ईमानदार रहें। और दूसरा मुझे लगता है हार्ड वर्क। देखिए, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, अगर आप मेहनत करेंगे तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। थैंक यू दिव्या फॉर कमिंग हियर एंड टॉकिंग टू मी। सो नो योर टॉपर सीरीज में आज हमारे साथ दिव्या तंवर थी, जिनसे हमने बातचीत की। ऐसे ही हम और भी टॉपर्स को लेकर के आएंगे और उनसे उनकी स्ट्रेटजी, उनकी लाइफ के बारे में बातचीत करेंगे। अगर आपके कुछ सजेशंस हैं कि किसी टॉपर को आप बुलाना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि मैं उनसे कुछ पर्टिकुलर सवाल पूछूं, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल राघवेंद्र IPS RAGHVENDRA IPS पे जा करके अपने सजेशंस डाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।